नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। देश की राजनीति में अभी एक नया शोर मचा हुआ है और वजह है पीएम-सीएम बिल। बिल साफ कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति या प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर केंद्र और राज्य सरकार का कोई मंत्री लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसका पद अपने आप छीन लिया जाए। लेकिन ये नियम सिर्फ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर लागू होगा। संसद और विधायक इस दायरे से बाहर रहेंगे। यानी आसान भाषा में समझे तो अगर कोई मंत्री जेल चला गया और 30 दिन तक वहीं रहा तो उसकी कुर्सी खत्म। लेकिन अगर वही सांसद या विधायक जेल में बैठा रहे तो उन पर उस कानून का असर बिल्कुल नहीं होगा। अब सुनिए, अगर वही मंत्री या नेता जेल से बरी हो जाता है, यानी अदालत कहती है कि वो निर्दोष है, तो उसकी पार्टी चाहे तो उसे वापस सत्ता में शामिल कर सकती है। यही पूरा खेल है इस नए कानून का और इसी को लेकर संसद में बहस होता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मान लो सरकार के हाथ में पहले से ईडी है, सीबीआई और पूरा प्रशासन है। अब सोचिए, अगर किसी नेता से सरकार को डर है या फिर कोई नेता चुनाव में सरकार के खिलाफ जीत गया तो प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल करके उस पर किसी भी तरह का आरोप लगा के उसे जेल भेजा जा सकता है। और अगर वो जेल चला गया तो 30 दिन पूरे होते ही उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। विपक्ष का कहना है कि अगर ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रक्रिया बहुत धीमी है, मुकदमे का फैसला आने में सालों लग जाते हैं। तो ऐसे में अगर निर्दोष भी हो जो नेता, तब तक उसका राजनीतिक करियर तो चौपट हो ही जाएगा। यानी विपक्ष का कहना है कि ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रक्रिया बहुत धीमी है, मुकदमे का फैसला आने में सालों लग जाते हैं। तो ऐसे में अगर निर्दोष भी हो जो नेता, तब तक उसका राजनीतिक करियर तो चौपट हो ही जाएगा। यानी विपक्ष सीधा आरोप लगा रहा है इस कानून का इस्तेमाल सरकार विरोधियों की आवाज दबाने और सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए कर सकती है। सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर एक आम आदमी पर आपराधिक मामला दर्ज होता है तो जो युवा नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं, अगर उन पर केस है तो उन्हें नौकरी नहीं मिल सकती। तो फिर सवाल है, जब आम नागरिक के लिए ये नियम इतने सख्त है तो नेताओं के लिए क्यों नहीं, जो पूरा एक क्षेत्र को संभाल रहा है, उन पे ये नियम क्यों नहीं लागू होंगे? क्यों वहां उस कुर्सी को अपराधी एक संभाले बैठा हुआ है? सत्ता पक्ष का कहना है कि ये सिर्फ बराबरी और न्याय के लिए काम कर रहे हैं और ये सुनने में अच्छा लगता है। और अगर इसका यूज निष्पक्ष हो तो वो वाकई एक बड़ा बदलाव होगा। अब समझते हैं, क्या ये कानून सही है? इसके क्या पॉजिटिव असर होंगे, क्या निगेटिव होंगे? तो है ना, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। एक तरफ सरकार कह रही है कि ये बात बराबरी के लिए है, ये अपराध खत्म करने के लिए, जो वाकई सही है, ठीक है। और दूसरी तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ विरोधियों को गिराने का हथियार है। तो आइए हम बिना किसी पक्षपात के समझते हैं इस कानून के 10 पॉजिटिव और 10 निगेटिव असर। पहले पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं। पहला तो वो है बराबरी का नियम। आम आदमी और नेता पर एक ही तरह का कानून लागू होगा, कोई विशेष छूट नहीं। दूसरी है जिम्मेदारी तय होगी। मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति गलत काम करेगा तो बच नहीं पाएगा, ये मन में जरूर आएगा एक बार। तीसरा है सत्ता का शुद्धिकरण। भ्रष्टाचार और अपराध में फंसे नेताओं की तुरंत पहचान और सफाई हो सकती है। और चौथा क्या है, जनता का भरोसा बढ़ेगा, लोग मानेंगे कि कानून सबके लिए बराबर है। पांचवा है राजनीति का स्तर ऊंचा होगा। अपराधियों को टिकट देने में पार्टियां हिचकिचाएंगी। इससे होगा कि तेज एक्शन भी होगा, ठीक है। लंबे लंबे मुकदमे चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ 30 दिन में सीधा असर होगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। मंत्री जानते होंगे कि अगर जेल गए तो तुरंत पद चला जाएगा। ईमानदार नेताओं को बढ़ावा मिलेगा। पार्टियां ज्यादा साफ छवि रखने वाली नेताओं को चुनेंगी। लोकतंत्र मजबूत होगा। जनता का भरोसा लोकतांत्रिक प्रणाली में और पुख्ता होगा। मतलब अगर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई स्टेप उठाती है गवर्नमेंट तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। और ये अच्छी चीज है कि कोई स्टेप लिया गया है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए सही से।
लेकिन इसके निगेटिव साइड क्या है वो समझना पड़ेगा। पहला चीज है कि दुरुपयोग का खतरा है। सरकार प्रशासनिक एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को टारगेट कर सकती है और अपने पक्ष के लोगों को बचा सकती है। ये दुरुपयोग होगा ना तो गलत होगा। सिर्फ मंत्रियों तक ही सीमित है ये, सांसद और विधायक पर लागू ना होना पक्षपात जैसा लगता है। और तीसरा चीज है, इसमें निर्दोष भी फंस सकते हैं। धीमी न्यायिक प्रक्रिया की वजह से निर्दोष नेताओं की कुर्सी छीन सकती है। और चौथा है, राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है। बार बार मंत्रियों के पद जाने से सरकार अस्थिर हो सकती है। पांचवा है, जनादेश का अपमान। जनता जिस नेता को चुनकर लाती है उसका पद कोर्ट का फैसला आने से पहले ही छीन सकता है। एजेंसियों पर भरोसा कम हो जाएगा। अगर बार बार राजनीतिक बदले में ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हुआ तो जनता एजेंसियों पर शक करने लगेगी। सातवां है, कुर्सी का खेल। निर्दोष साबित होने के बाद भी मंत्री पद पार्टी की मर्जी पर निर्भर रहेगा। लोकतंत्र में डर का माहौल। विपक्षी नेता खुलकर बोलने से डर सकते हैं। ये मामला साफ नजर आ रहा है। इस कानून के अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी। हालांकि भ्रष्टाचार तो आपको पता है कि नेता मंत्री इन पे आरोप लगते रहे हैं, और अगर इस तरह का कानून बनाया जा रहा है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको एक दो निगेटिव चीजें देख करके उसको गिराना चाहिए नीचे। इसको सपोर्ट करना चाहिए। एक तरफ ये भ्रष्टाचार और अपराधियों पर वार कर सकता है तो दूसरी तरफ से ये राजनीतिक हथियार भी बन सकता है। तो अब सवाल उठता है, इसका समाधान क्या है? कि कानून तभी काम करेगा जब उसका इस्तेमाल ईमानदारी से किया जाए। और ये समझते हैं कि इस बिल को सही मायनों में प्रभावी बनाने के लिए किन सुधारों की जरूरत है। सबसे पहला काम है कि सीबीआई, ईडी और प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह से सरकार के दबाव से आजाद किया जाए। इनका इस्तेमाल अगर सिर्फ सत्ता के हिसाब से होगा तो कोई भी कानून न्याय नहीं दे पाएगा। इनके कामकाज पर संसद की संयुक्त समिति या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी होनी चाहिए। और दूसरा है, किसी मंत्री को हटाने का आधार केवल एफआईआर या आरोप नहीं होना चाहिए। कम से कम चार्जशीट और प्राथमिक सबूत होने चाहिए ताकि निर्दोष नेताओं को टारगेट किया ना जा सके। वरना किसी को सिर्फ अगर कोई बड़ा नेता है तो उसके ऊपर आरोप तो हजारों आरोप लगते रहेंगे। अभी मैं यहाँ से कोई आरोप लगा सकता हूँ तो उस आधार पे गिरफ्तारी ना हो। जबकि और इस केस के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाए ताकि 30 दिन तक जेल में बैठे निर्दोष नेताओं सालों तक कुर्सी से दूर ना रहे। और एक चीज है जो सबसे जरूरी चीज है और आम जनता की यही मांग है, अगर किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध साबित हो जाए तो उसे किसी भी हाल में दोबारा मंत्री या जिम्मेदारी का पद नहीं दिया जाना चाहिए। इससे जनता का भरोसा बढ़ेगा कि राजनीति में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। और ये नियम सिर्फ मंत्री ही नहीं बल्कि एमपी और एमएलए पर भी लागू होना चाहिए ताकि जनता को लगे कि कानून सबके लिए बराबर है। और एक चीज है, राजनीतिक दलों की जवाबदेही। पार्टी अगर किसी दोषी नेता को दोबारा सत्ता में लाती है तो उस पार्टी पर भी सख्त दंड होना चाहिए, उस पर भी। इससे दल भी सोचेंगे कि ये कैसी टिकट दे दी मैंने। और एक चीज है, और ये इंपॉर्टेंट है, अगर साबित हो कि सीबीआई और ईडी ने किसी निर्दोष को फंसाया सिर्फ राजनीतिक बदले की वजह से तो अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे जनता का भरोसा बढ़ेगा कि ये संस्थाएं निष्पक्ष हैं। तो ओवरऑल यही सब चीजें हैं। कानून बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके निगेटिव साइड्स भी हैं, इसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं। और कानून तभी कारगर होगा जब प्रशासन निष्पक्ष हो, कोर्ट तेजी से फैसला दे और भ्रष्ट नेता हमेशा के लिए राजनीति से बाहर रहे। वरना ये बिल भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा जिस पर जनता का भरोसा हर दिन कम होता जा रहा है। कानून अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। अगर इस बिल का इस्तेमाल सच में निष्पक्षता और ईमानदारी से हुआ तो ये भ्रष्टाचार और अपराधियों पर सबसे बड़ा वार बन सकता है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सत्ता बचाने और विरोधियों को गिराने के लिए हुआ
तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। तो असली ताकत कानून में नहीं बल्कि जनता के भरोसे में। और अगर जनता जागरूक रहेगी, सवाल पूछेगी और नेताओं को जवाबदेह बनाएगी, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। और आखिर में बस इतना कहना है, ठीक है, ये बिल लोकतंत्र को बचाएगा या गिराएगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे लागू कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में।